दोस्तों, सदियों में ऐसी कोई किताब आती है जिसका हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव रह जाता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही किताब की जिसने ना सिर्फ मेरे ऊपर लेकिन न जाने कितने लोगों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है, एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसको भुलाना लगभग नामुमकिन है। और जिस किताब की मैं बात करने जा रहा हूं उस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब लिखी थी डॉक्टर स्टीफन आर कोवी ने आज से दशकों पहले, लेकिन आज भी ये किताब एक बेहतरीन किताब मानी जाती है। और ये किताब प्रेरणा स्रोत है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में एक बेहतर और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानने की जरा कोशिश करते हैं कि ये किताब दरअसल किस बारे में है और आपने इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए, अगर आपने इसको अब तक नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ भी लिया तो दोबारा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसका भाषांतर ये होगा, ऐसी 7 आदतें जो आपको प्रभावशाली बनाती हैं, आपका व्यक्तित्व और निखारती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लेखक ही, डॉक्टर स्टीफन आर कवी कौन थे और उनकी क्या पहचान थी। तो डॉक्टर स्टीफन आर कवी जो थे, ये एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व थे जो ना सिर्फ एक लेखक थे लेकिन उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे। और कई कंपनियों में उनको आमंत्रित किया जाता ताकि वो उनके कर्मचारियों को सीख दे सकें। और इसके साथ साथ 1996 में टाइम मैगजीन द्वारा उनको दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शुमार किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने कई और किताबें भी लिखी हैं जिसमें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द 8th हैबिट और इस तरह की अन्य किताबें भी शामिल हैं। तो डॉक्टर स्टीफन कवी एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और दुर्भाग्य यह है कि आज हम उन्हें खो चुके हैं, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो ये किताबें हैं वो आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और अक्सर हमारा मार्गदर्शन करते रहती हैं। तो आइए आज जिस किताब के बारे में हमें बातचीत करनी है उसके बारे में और थोड़ा जाने। तो 7 हैबिट्स ये जो किताब है, दरअसल इसमें 7 ऐसी आदतें दी गई हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। कौन सी 7 आदतें हैं? सबसे पहली जो आदत है उसको कहते हैं बी प्रोएक्टिव, है ना, अपनी जिंदगी का पूरा जिम्मा यानी जिम्मेदारी उठाना। दूसरी जो आदत है उसको कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी चीज जब आप शुरुआत करें तो अंत के बारे में पहले सोचें और उसके बाद शुरुआत करें। तीसरी थिंग, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी वक्त को तवज्जो देना, यह तय करना कि कौन सी चीज कब करनी है। चौथी जो आदत बताई गई है वो है थिंक विन विन, यानी किसी के साथ काम करते वक्त यह सोचना कि मैं और सामने वाला हम दोनों कैसे जीत सकते हैं। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस आदत का मतलब है कि आप अगर किसी से भी वार्तालाप करें तो पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें ताकि दूसरे भी आपको बेहतर समझ पाए। छठी जो आदत है उसको कहते हैं सिनर्जाइज, जिसका मतलब है तालमेल बढ़ाना ताकि जो भी आप करना चाहें उसमें आपको कामयाबी मिले, मिलजुल कर आप उसको निभा पाए। और आखिरी जो आदत है उसको कहते हैं शार्पन द सॉ। सॉ का मतलब होता है जैसे हम कुल्हाड़ी की बात करते हैं लकड़ी काटने के लिए, या फिर कोई ऐसी धार वाली चीज जिसका इस्तेमाल किया जाता है या तो लकड़ी काटने के लिए या फिर किसी ऐसी चीज के लिए जो हमारे लिए जरूरी है। उसी तरह से यहां पर शार्पन द सॉ का मतलब है कि अपनी बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को धार लगाना ताकि आप हर वक्त जीत सकें। तो आइए हर आदत को विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहली आदत जो डॉक्टर कवी ने कही थी वो है बी प्रोएक्टिव। अब यहां पर आपको एक चित्र नजर आ रहा है जिसमें एक तरफ लिखा है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरी तरफ लिखा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो डॉक्टर कवी का यह कहना है कि जो लोग अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं उठाते, जिनकी सोच नकारात्मक होती है, या फिर अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में वो ये सोचते हैं कि कोई और इस परेशानी का कारण है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे हाथ में कोई नहीं चीज है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की नकारात्मक जो सोच होती है उन लोगों की जिंदगी में आप देखेंगे सर्कल ऑफ कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंताएं जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अपनी चिंताओं का कोई हल मिल ही नहीं पाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है दूसरों के द्वारा हो रहा है या ये प्रकृति का नियम है तो मुझे बस सहना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिन लोगों में सकारात्मक सोच होती है, जो प्रोएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव का मतलब वो लोग जो जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर कोई तकलीफ आपके जिंदगी में हो तो आप बजाय दूसरों पर इल्जाम लगाने के ये सोचें
कि अब मैंने क्या करना है, कैसे मैं इस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल पाऊंगा या पाऊंगी। तो ये जो सोच है, ये जो प्रवृत्ति है, इसकी वजह से ऐसे लोगों की जिंदगी में जो बड़ा हिस्सा होता है उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है आप कितना प्रभाव डाल सकते हैं जो परिस्थिति आपके सामने है, और आप प्रभाव तभी डाल पाएंगे जब आपकी सोच आपसे ये कहती हो कि हाँ, ये परिस्थिति मेरे नियंत्रण रेखा के अंदर है, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। हो सकता है पूरा हल मैं ना ढूंढ पाऊं, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता हूं। तो ये सोच अगर होगी तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी आपके प्रभाव का जो क्षेत्र है वो आपकी चिंताओं से ज्यादा बड़ा होगा। और यही पहला नियम है, यही पहली आदत है जिस पर डॉक्टर कवि ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि आप हमेशा ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, उसके प्रति जिम्मेदारी उठाएं और फिर वहां से आप आगे बढ़ने की कोशिश निरंतर कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण आदत उन्होंने बताई है उसको कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब इस आदत को देखने के बाद एक कहानी जो मुझे सूझी वो एक लड़की की है जिसका नाम है एलिस। तो एलिस इन वंडरलैंड नाम की एक कथा लिखी गई थी लुइस कैरोल द्वारा। तो उस कहानी में एलिस नाम की जो लड़की है वो चलते चलते एक दोराहे पर पहुंच जाती है, और दोराहे पर पहुंचने के बाद वो रास्ता भटक जाती है। तो वो मदद के लिए यहां वहां देखती है, तो उसको पेड़ पर एक बिल्ली बैठी हुई दिखाई देती है। एलिस बिल्ली की तरफ देखती है और पूछती है, जरा मेरी मदद कीजिए, यहां पर दो रास्ते हैं और मैं नहीं जानती कि कौन सा रास्ता लूं। तो बिल्ली कहती है, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगी, पहले मुझे बताइए आपको जाना कहां है। तो एलिस एक पल सोचती है और कहती है, जाना कहां है ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर बिल्ली कहती है, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चाहे रास्ता अपना लो, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है जाना कहां है तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अब जो समस्या एलिस की थी वही समस्या बहुत सारे लोगों की यानी हम सब की भी होती है कि कई बार हम ये तय नहीं कर पाते कि हमें जाना कहां है। तो डॉक्टर कवि ने यहां पर यह संदेश दिया है कि जब कोई आप कार्य शुरू करें तो अपने आप से ये जरूर पूछें कि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना इसका मेरे लिए क्या मतलब होगा। तो कब मैं कह सकता हूं कि इस काम में मैं सफल हुआ हूं या हुई हूं। तो हमेशा काम की शुरुआत में ही काम के अंत के बारे में सोचना, जिसको हम मकसद कह सकते हैं, अपना लक्ष्य कह सकते हैं, उसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि बिना लक्ष्य को सोचे अगर आप किसी काम की शुरुआत करें तो हो सकता है कि तकलीफें आने पर आप या तो हार मान लें या रास्ता भटक जाए। तो आपकी भी अवस्था एलिस की तरह ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य जो है, जो आपका मार्गदर्शक है, वो क्या होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, शुरुआत करते वक्त अंत के बारे में एक बार जरूर सोच लेना। तीसरी महत्वपूर्ण जो आदत है उसको कहा गया है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब इसका सीधा सीधा जो निशाना है वो है वक्त का नियोजन। देखिए, सफल लोगों में और असफल लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है कि वो दिन के 24 घंटों का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तो इसी बात को साझा करते हुए डॉक्टर कवि यहां पर समझाते हैं कि आप अपने वक्त को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन से 4 हिस्से? उसके लिए उन्होंने 2 शब्द दिए थे, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब है जरूरी चीजें, और अर्जेंट का मतलब है जो चीजें तत्पर होती हैं, अभी की अभी आपको करनी है। तो पहला जो हिस्सा है जिसको क्वाड्रेंट कहा गया है, उसमें आप देख सकते हैं चीजें हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीजें जरूरी भी है और अभी की अभी करनी है। आमतौर पर ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं आपातकालीन यानी इमरजेंसी। तो अगर कोई एक आध ऐसी चीज हो जो आपको अभी की अभी करनी है और अभी इसी वक्त पूरी करनी है तो ठीक है, लेकिन रोजाना अगर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वक्त का जो नियोजन है उसमें अभी कमी है, उसको पूरा करना जरूरी है। तो इसीलिए दूसरे क्वाड्रेंट के ऊपर ध्यान दिया गया। दूसरे क्वाड्रेंट में आप सोचते हैं कि आपको कोई चीज किस तरह निभानी है, यहां पर आप नियोजन को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि किसी चीज की अगर पूर्व तैयारी आप कर लें तो उसको बेहतर निभा पाएंगे। तो डॉक्टर कवि का मानना है कि आप ज्यादातर वक्त यहां पर बिताएं ताकि आपका जो पहला खाना है जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं उसमें कम से कम चीजें हो और आपके पास वक्त की कमी ना हो। और तीसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें आप देख सकते हैं ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी करनी है, अर्जेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और चौथे हिस्से में आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो ना जरूरी है ना भी करनी है। तो तीसरे और चौथे पर कम से कम ध्यान देना, सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है दूसरे खाने पर, दूसरे हिस्से पर, ताकि आप जो है आने वाले कल को बेहतर बना सकें। अब आने वाले कल का मतलब सिर्फ कल से नहीं है, लेकिन अपने भविष्य के बारे में है
तो यहां पर कौन सी चीजें आती हैं? जो चीजें आपके करियर से संबंधित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके संबंधों से संबंधित है, इस तरह की जो चीजें हैं जिनका आने वाले आपके भविष्य काल पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, उनके बारे में सोचना यहां पर अति आवश्यक है। तो आप हमेशा दूसरे खाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें ताकि अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद चौथी आदत जो है उसको नाम दिया गया है थिंक विन विन। क्योंकि दोस्तों अक्सर इंसान की प्रवृत्ति होती है कि हम जीतना चाहते हैं, जिसमें कोई गलत नहीं बात है, लेकिन अपने आप को जिताने के लिए हमें यह भी लगता है कि दूसरों को हर वक्त हराना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा हर वक्त जरूरी है कि दूसरों को हराए बगैर आप जीत नहीं सकते? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कवि कहते हैं कि जब कभी आप किसी से वार्तालाप करें या फिर किसी के साथ किसी चीज को लेकर अनबन हो, तो आप ये जरूर सोचिएगा कि मैं तो जीतूं, लेकिन सामने वाला भी क्यों हारे। अगर आप उसकी जीत के बारे में भी उतना ही गंभीरता पूर्वक सोचें, तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे को जिता सकते हैं। जिसका सीधा सीधा मतलब है, अगर मैं जीता तो आप जीते, अगर आप जीते तो मैं जीता, और अगर आप और मैं दोनों जीते तो फिर बात ही क्या है। तो हमेशा इस बात को सोचना, इस बात को समझना कि जब कभी हम दूसरों से बातचीत करें, दोनों की ही तरफ से अगर हम सोचें, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर हो, तो फिर हम एक दूसरे की बेहतर मदद कर सकते हैं। और आज के जमाने में जहां पर हम लोगों के साथ करीबी तौर पर काम करते हैं, ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसके बारे में जरूर विचार करें। पांचवी जो आदत यहां पर दी गई है उसको कहते हैं फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। देखिए, अब इसका मतलब यह है कि जब हम किसी के साथ वार्तालाप करें, हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे हमें समझें, हमारी भावनाओं को समझें, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, उनकी अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करें। तो इसके लिए जरूरी है कि दूसरे जब कुछ कहना शुरू करें, उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनना, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग। अगर हम उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुने, तो हमें उनकी अपेक्षाएं और उन्हें जो हमसे उम्मीद है वो समझ में आएंगी, और उसके बाद हम अपनी बात को साझा करें, जिससे हम एक दूसरे की बेहतर मदद कर सकते हैं। तो पहले दूसरों की सुने, समझें और फिर अपनी बात सामने रखें, ताकि मामला कभी भी आपके पक्ष में हो। तो यह है आदत नंबर 5। छठी जो आदत है वो बहुत ही दिलचस्प है, रोचक है, और इसको कहते हैं सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है तालमेल बनाना। अगर आप खेलकूद में रुचि रखते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के जो खेल होते हैं जहां पर अलग अलग लोग अपनी प्रतिभाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि वो दूसरों के साथ अपनी प्रतिभा को व्यक्त कैसे करते हैं। तो एक दूसरे को काटने की बजाय एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर वो कैसे काम कर पाते हैं, इसी बात को कहा जाता है सिनर्जी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग हैं और हर किसी की काबिलियत है कि वो 10 किलो तक वजन उठा सकता है ना? हो सकता है कि आप 10 किलो से ज्यादा भी उठा पाए, लेकिन उदाहरण के तौर पर तो 10 लोग अगर हैं और हर किसी ने 10 किलो वजन उठाया, तो कुल मिलाकर आप 100 किलो तक वजन उठा सकते हैं। लेकिन जब तालमेल सही हो तो यह देखा गया है कि 10 लोग जब मिल जाते हैं तो वो 100 किलो से ज्यादा का वजन उठा सकते हैं। इसी चीज को नाम दिया गया है सिनर्जी। अब ये क्यों मुमकिन होता है? कि जब हम अपनी ताकतों को एकत्रित करते हैं ना, तो हम सबकी मिलजुल कर जो ताकत होती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, और इसीलिए सिनर्जी का जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है। तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपकी अपनी कोई टीम हो, या फिर आप किसी जगह पर काम कर रहे हो, आप लोगों के साथ तालमेल बनाकर कितना बेहतर कर सकते हैं प्रदर्शन, इस बात को बहुत तवज्जो दी गई है। और इसी बात को डॉक्टर कवि ने यहां पर बहुत गंभीरता पूर्वक रखा है कि ये एक ऐसी चीज है जो आने वाले कल में आपके लिए एक सुनहरा वक्त ला सकती है, अगर आप में वो काबिलियत है कि आप दूसरों के साथ मिलजुल कर तालमेल के साथ काम कर सकें। और 7वीं जो आदत है उसको कहते हैं शार्पन द सॉ। तो दो ऐसे दोस्त थे जो हर दिन जंगल जाकर लकड़ी काटा करते थे, और एक उसमें से जो दोस्त था वो हर दिन 7 या 8 पेड़ गिरा पाता अपनी कुल्हाड़ी के जरा, और दूसरा जो था वो 10 पेड़ गिरा सकता था। तो जो पहला दोस्त था उसे अचरज हुआ कि मैं तो यार 7 या 8 ही पेड़ तोड़ पाता हूं, तुम 10 कैसे कर लेते हो? मैं तो मेहनत करते रहता हूं, बिना रुके बिना थके काम करता हूं, फिर भी 7 या 8 ही हो पाता है मुझसे। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि देखो भाई, बात बिल्कुल सीधी है,
मैं तो आराम भी करता हूं, लेकिन जिस वक्त आराम करता हूं उस वक्त मैं ये देखता हूं कि मेरे पास जो कुल्हाड़ी है ना, उसकी धार को मैं दोबारा बना सकूं, ताकि जब लकड़ी काटना शुरू करूं तो उसकी धार से ज्यादा लकड़ियां कम से कम वक्त में किस तरह काट पाऊं। अब यहां पर जो उदाहरण दिया गया है जिसको हम कहते हैं शार्पन द सॉ, इसका मतलब लकड़ी काटना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह हम कुल्हाड़ी की जो धार है उसको बनाए रखते हैं, उसी तरह हमारे जो कौशल्य है, जो हमारा हुनर है, उसको भी हर वक्त धार देते रहना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो किसी भी चीज में आपके पास महारत हो तो ये समझकर शांत मत बैठ जाना कि जो मैंने सीख लिया वो काफी है, पर्याप्त है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, नई चीजों का आविष्कार होता है, ये बहुत जरूरी है कि उसी तरह से आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और उसे धार देते रहें, ताकि आपका जो हुनर है उसका निखार हर वक्त बना रहे और आप सक्षम बने रहें। तो इसी को नाम दिया गया है शार्पन द सॉ। तो हर वक्त सीखते रहे ताकि हर वक्त बेहतर कर पाए। तो ये है वो 7 आदतें जो डॉक्टर कवि ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की हैं। कौन सी 7 आदतें? पहले, बी प्रोएक्टिव, जिसका मतलब है जिम्मेदारी उठाए, रिएक्टिव ना बने, प्रोएक्टिव बने। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमेशा शुरुआत में अंत के बारे में सोचें। तीसरी चीज, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपने समय का सही नियोजन करें और ज्यादा ध्यान दूसरे खाने पर दें जहां पर आपको ज्यादा दूर की सोचनी है। चौथी चीज, थिंक विन विन, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचें, दूसरे के फायदे के बारे में भी सोचें, ताकि आप मिलजुल कर एक दूसरे को जिता सकें। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, इससे पहले कि दूसरे आपको समझे आप उनको समझने की पुरजोर कोशिश करें। उसके बाद छठी आदत, सिनर्जाइज, यानी तालमेल बनाकर काम करें। और आखिरी आदत, शार्पन द सॉ, यानी अपनी बुद्धि को, अपने हुनर को हमेशा धार देते रहें ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हर वक्त दे पाए। तो ये थी वो 7 आदतें जो डॉक्टर स्टीफन कवी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की। और मेरे ख्याल से ये वो आदतें हैं जो जमाने के साथ इनका महत्व सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो अगर आपने किताब अब तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें, ताकि आप इसका ज्ञान अपने अंदर समेट लें और उसका हर वक्त इस्तेमाल करें। और अगर आपने ये किताब एक बार पढ़ी है तो दूसरी बार पढ़ने में क्या हर्ज है, ताकि आप अपने आप को याद दिला पाए। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आपको वो चीजें दोबारा याद आ जाएंगी। तो मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और विषय पर। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।